हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एनएलएम का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया क्या था, उसमें सबसे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ मोशन के बारे में बात किया कि मोशन किस तरह से एग्जिस्टेंस में आता है। एरिस्टोटल साहब से लेके गैलीलियो साहब से लेके न्यूटन साहब और उनके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। उसमें एक पॉइंट हमारे पास बचा हुआ था जिसको हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। अब इंपल्सिव फोर्स को वापस से मैं डिस्कस करूंगा, जबकि न्यूटन साहब के सेकंड लॉ के ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो उससे पहले मैं इंपल्सिव फोर्स को वहां पे डिस्कस करूंगा। तो आज सबसे पहले हमें क्या करना है, आज हमें टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस करना है सबसे पहले, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम, और फ्री बॉडी डायग्राम के बाद हम वापस चले जाएंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो आज सबसे पहला जो हमारा काम है वो क्या करना है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ये पहले हम देखेंगे। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, एफबीडी, जिसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, शॉर्ट में बोलते हैं एफबीडी। और इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। उस समय हमने क्या किया, पहले लेक्चर में हमने इसकी थ्योरी करी है, तो इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आज हम करने वाले हैं। ओके, और इस पे भी एफबीडी जो है मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें भी हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत अच्छे फ्री बॉडी डायग्राम। और ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिन फोर्स से आप मिलोगे इस चैप्टर के अंदर, उन फोर्स को पहले हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इस तरह से क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगर टाइम बचा तो इससे आगे भी बढ़ेंगे, नहीं टाइम बचा तो हो सकता है ऊपर तक ही रह जाए। ठीक है, तो वो देखते हैं कितना टाइम हमारे पास होता है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में जो बिल्कुल मोटा मोटा तौर पे जो हम कैटेगरी कर सकते हैं उसको मैं बता रहा हूं, उसके अंदर और बाकी जो भी है वो आ जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, सपोज दो बॉडी, एक बॉडी ये है, ये हमारे हाथ के ऊपर, ये हथेली के ऊपर इस तरह कांटेक्ट में है। ठीक है, तो ये हथेली के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, और हथेली जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये दोनों आपस में क्या है, कांटेक्ट में है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। ये जो है आपका कांटेक्ट फोर्स, पहला हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स। अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में है, फिर जो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब इसके बिल्कुल अपोजिट हमारे पास क्या होगा, एक ऐसा फोर्स हो सकता है जो कि दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये रहा आपका अर्थ और इधर रहा कहीं मून। अब इसमें क्या होता है, अर्थ जो है मून को अपने तरफ ग्रेविटेशनल पुल से खींच रहा होता है इधर की तरफ, और मून भी जो है अर्थ को क्या करता है, अपनी तरफ ग्रेविटेशनल पुल से, इनका अपना ग्रेविटी है, इनका अपना ग्रेविटी है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, बट इन दोनों के बीच जो है कोई कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट इज प्रेजेंट, नो कांटेक्ट इज प्रेजेंट। अब यहां पे कोई कांटेक्ट नहीं है, अब कांटेक्ट नहीं है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। पहला क्या हो गया आपका, कांटेक्ट फोर्स, इसको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, और इसी को क्या बोला जाता है, फील्ड फोर्स। आपको नाम से पहले ध्यान नहीं आता कि ये फील्ड फोर्स क्या है, इसलिए मैंने पहले आपको नॉन कांटेक्ट बताया। ये क्या होगा, फील्ड फोर्स। अब आप समझ सकते हो कि ये फील्ड फोर्स में क्या आएगा, एक तो पहला जो टाइप हो गया ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो पता चल ही रहा है। एक टाइप क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये किस तरह से एक्ट करता है, दोनों ऑलमोस्ट जो है ना भाई भाई है। ओके, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक यहाँ पे आपका सपोज करो एक हेवनली बॉडी है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मास 1 है, यहाँ पे आपके पास मास 2 है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ये m1 जो है m2 को अपनी तरफ खींचेगा, और m2 जो है m1 को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो फोर्स लगा रहा है एक दूसरे के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो ग्रेविटेशनल Fg, और इसको भी बोलोगे Fg। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है, एक बॉडी अगर दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा वही दूसरा बॉडी भी उस पे भी सेम फोर्स लगाता है। ये आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक सपोज करो यहाँ पे कोई चार्ज है Q1 चार्ज। अब इसका मास भी होगा m1, वो उससे हमें मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और होगा Q2। ओके,
तो इसके डिपेंड करता है, यहाँ तो हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होगा। जो दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे बाय दिस फोर्स, बाय ग्रेविटेशनल पुल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो चार्ज है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल एक बार हम ये ले लेते हैं पॉजिटिव, ये भी ले लेते हैं पॉजिटिव, तो क्या होता है जब दो हमारे पास सेम चार्ज है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों सेम है, तो आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन, उसको हम बोलते हैं लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, जो कि क्लास 12th में आता है। आपका अभी सिलेबस का नहीं है, बस ये टाइप्स था तो मैं बता दे रहा हूँ। एक प्लस प्लस है दोनों ही, तो ये दोनों आपस में क्या करने वाले हैं, रिपल्सन। ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्सन मतलब Q1 जो है Q2 पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर की तरफ, Q2 जो है Q1 पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर की तरफ। लेकिन दोनों एक दूसरे पे फोर्स तो लगा रहा है, और फोर्स लगा रहा है विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर फील्ड फोर्स। क्या यहाँ तक क्लियर है बात, ये सारे बात क्लियर है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को फील्ड फोर्स बोलते हैं। फील्ड फोर्स के हमने दो टाइप बताया आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, यहां लिख देता हूं, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स, ये जो है आपका प्लस प्लस है तो रिपल्सन होगा, अगर एक प्लस है और एक माइनस है। अनलाइक पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या करने वाला, ये प्लस वाला इसको माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, माइनस वाला प्लस वाले को अपनी तरफ खींचेगा। इसको बोलते हैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, एफ ई। ये भी क्या है आपका एफ ई, इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ पे भी क्या है आपका एफ, सॉरी ये इधर की तरफ, बाहर की तरफ, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे भी बाहर की तरफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन ये क्या है, रिपल्सिव फोर्स है ऊपर वाला, क्योंकि प्लस प्लस है, और यहाँ पे प्लस माइनस है तो अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके अलावा एक और भी है, इसमें ये कोई टाइप ऑफ फोर्स नहीं है, बट हमें यहाँ पे इस चैप्टर में समझना जरूरी है। क्यों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें कि हमें इस तरह की फोर्स को देखना पड़ेगा, तो वो भी अभी हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये नॉन कॉन्टैक्ट हो चुका है हमारा, इसके बाद क्या आता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है कि जब एक दूसरे पे बॉडी चिपकी हुई है या फिर एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बात करूं, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये रहा, और उसके नीचे है दूसरा ऑब्जेक्ट, ये रहा, ये मान लो M1 और ये मान लो M2। M1 एंड M2 आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। यहां आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट में बना हुआ है, और ये मान लो कि जमीन पे रखा हुआ है, ये रहा, ये जमीन पे इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जमीन पे रखा हुआ है, M1 क्या करेगा, M2 पे एक फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, M2 भी ऊपर फोर्स लगाएगा, ये सब हम देखेंगे। लेकिन क्योंकि ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, इसको हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। अब इसमें क्या टाइप क्या है वो समझते हैं, कांटेक्ट फोर्स में टाइप, जैसे इसमें हमने पढ़ा क्या क्या है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या कांटेक्ट फोर्स के टाइप्स हैं। तो ये जो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, M1 जो M2 पे फोर्स इधर नीचे लगाएगा, ये M1 नीचे M2 पे जो फोर्स लगाएगा उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स जो होता है वो आपके सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर लगता है। ये सरफेस देख पा रहे हो, दिस इज द सरफेस लाइक दिस, ये वाला सरफेस, और इस पे M1 किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, मतलब दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसे लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो भी सरफेस आपको दिया हुआ है, ये सरफेस दिया हुआ है, ये सरफेस हथेली दिया हुआ था, इस पे जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट जो है इस हथेली पे परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगा रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल फोर्स, और ये टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, ये सिर्फ नॉर्मल फोर्स तब लग रहा होगा जबकि आपके पास यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अगर मान लो कोई फ्रिक्शन यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो ओनली नॉर्मल फोर्स लग रहा है। अब ओनली नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। लेकिन जैसे मान के चलो कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, यहाँ बताता हूँ मैं, ये रहा M1 और यहाँ है हमारे पास M2। ओके, अब मान लेते हैं कि यहाँ M2 है, यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शन प्रेजेंट है, मतलब F इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं है, मतलब फ्रिक्शन प्रेजेंट है। यहाँ पे मान के चले थे हम फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन 0 है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, और यही क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, साथ में आपका यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, लेकिन वो तब लगेगा जबकि यहाँ पे कोई ना कोई मूवमेंट होगा। मतलब M1 जो है चाहे इधर मूव करना चाहे चाहे इधर मूव करना चाहे, उस दोनों कंडीशन में मूव करना चाहे, मैं नहीं कह रहा कि आपको ये मूव कराना ही है, जरूरी नहीं है। आप इधर से कोई फोर्स लगा दो, इधर से सपोज एक अननोन फोर्स आपने F लगा दिया,
जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो इधर से अपोज करेगा एक फोर्स जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बात समझ आ रही है? ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो होती है सरफेस के बिल्कुल पैरेलल, और जो ये आपका नॉर्मल फोर्स होता है वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये पैरेलल टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे? ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, सपोज हमने अननोन फोर्स ऐसे लगाया, होता है ना आपका, तो ये नॉर्मल व्यू होगा ना कि कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसको धकेल रहे हैं आगे की तरफ, वो क्या होता है, वो लग रहा होता है कि हमें उधर से भी कोई धकेल रहा है। वो धकेल जो रहा है वो कौन है, वो एक्चुअल में फ्रिक्शन है। सपोज कोई भी चीज है हमारे पास, ये रहा, इसको हमने हाथ पे रखा और इधर से हम धकेल रहे हैं इसको, ये ऑब्वियसली ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर बहुत भारी रहेगा, यहाँ पे ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा होगा तो ये आगे की तरफ जल्दी मूव नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, अभी मूव नहीं कर रहा है, थोड़ा और फोर्स लगाया, अभी भी मूव नहीं कर रहा है, अभी भी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा ये मूव करना चालू करेगा। ऑल दो मूव कर रहा है लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमने फोर्स लगाया यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स लगना चालू हो गया। वो सब हम देखेंगे, फ्रिक्शन की स्टडी करेंगे, तब ये एनएलएम आगे बढ़ेगा तो फ्रिक्शन जाएंगे, तो वहाँ हम स्टडी करेंगे किस तरह से फ्रिक्शन चेंज होता है वो और सारी चीज। तो ये नीचे लग गया नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, इधर लग रहा है आपका फ्रिक्शन, ये रहा फ्रिक्शन, ये लग रहा है आपका नॉर्मल। अब कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन है, ये दोनों ही फोर्स है ना, तो अब ये दोनों ही फोर्स है तो ये दोनों मिलके अब कांटेक्ट फोर्स बनाएगा। अब आपको ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि इन दोनों का जो है मतलब मैग्नीट्यूड किधर आएगा, ऐड करने के बाद वेक्टर एडिशन के बाद जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, आपको पता ही है, वो इधर कहीं आएगा। बिटवीन दीज टू फोर्सेस मेकिंग एंगल सम थीटा, वो डिपेंड करेगा कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है या नॉर्मल फोर्स ज्यादा है, वो किधर एंगल वेंगल होगा, वो सारी चीजें, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, वो हम सीखेंगे जब क्वेश्चन कर रहे होंगे, वहां पे भी पढ़ेंगे। तो इन दोनों का, लेकिन ये इधर आएगा, ये बात तो आपको क्लियर है, जो भी रिजल्टेंट होगा। और इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस 90 है ये टोटल, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है, तो क्योंकि 90 है तो 2ab cos थीटा, cos 90 0 बन जाता है। अब वही चीज मैं रिवाइज करवा रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कौन है एफ, बी कौन है एन, तो यहाँ क्या होगा एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। सो ये जो कंप्लीट है ना, ये आपका बन गया अभी कांटेक्ट फोर्स। पहले आपके पास फ्रिक्शन नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल था। अब यहाँ पे देखो फ्रिक्शन को अगर आप जीरो करोगे तो देखो क्या होगा, अगर आप यहीं पे फ्रिक्शन को जीरो कर दो तो रिजल्टेंट क्या होने वाला, बोलो, ये रहा रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, रूट अंडर एफ जीरो कर दिया तो जीरो स्क्वायर जीरो हो गया प्लस एन स्क्वायर, तो रूट अंडर एन स्क्वायर क्या होने वाला, बोलो, नॉर्मल। इसलिए मैंने बोला था कि जब यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो आपका सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स ही कांटेक्ट फोर्स बन जाएगा, जबकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो आपका जो ये टोटल जो होने वाला है ये वाला आपका कांटेक्ट फोर्स बनने वाला है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? ये हमने नॉन कांटेक्ट फोर्स दैट इज फील्ड फोर्स ये हमने किया, कांटेक्ट फोर्स हमने किया। अब जो तीसरा टाइप हम करने वाले हैं वो हमें बेसिकली क्वेश्चंस में बस काम आने वाले हैं, ये कोई टाइप ऑफ फोर्स नहीं है, इसको हम बस क्वेश्चन में यूज करेंगे। जो कि क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी अटैच्ड होती है तो उसको बोलते हैं अटैचमेंट। ओके, एक बॉडी से दूसरी बॉडी अटैच है तो अटैचमेंट में कौन कौन से फोर्स लगते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले फटाफट से इसको पॉज करके इसको लिख लो, जल्दी से लिखो इसको फटाफट। इसके बाद हम बात करने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम, टाइप्स ऑफ फोर्स खत्म होगा, फिर फ्री बॉडी डायग्राम चालू होगा और फिर इसके फर्स्ट लॉ पे बात करने वाले हैं। इधर मैं मिटा देता हूं, इधर तो लिख लिए होंगे। डीपीपी सब करते रहना है, डीपीपी रोकना नहीं है बिल्कुल भी। जो भी लेक्चर आप कर रहे हो उस लेक्चर की डीपीपी कर लो, अगर नहीं है उस लेक्चर में डीपीपी तो फिर कोई बात नहीं, उसमें जरूरत ही नहीं होगा, इसीलिए उस लेक्चर में डीपीपी है नहीं। ओके, कोई थ्योरेटिकल लेक्चर होता है, इससे पहले वाले लेक्चर हमने थ्योरेटिकल लिया था उसमें डीपीपी नहीं दिया था, लेकिन इस वाले लेक्चर में जो डीपीपी आएंगे वो काम का होगा आपका। ठीक है, तो जो थर्ड टाइप है वो क्या है, अटैचमेंट विद समबडी समथिंग, अटैचमेंट विद समथिंग, कोई चीज के साथ अटैच्ड होता है, उस तरह के फोर्स को हम पढ़ने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं अटैचमेंट विद समथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करो कि एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये रहा, ये जो है यहां पे अटैच्ड है, सबसे सिंपल मैं केस ले रहा हूं पहले और उसके बाद थोड़ा सा टफ लेंगे। फॉर एग्जांपल ये रहा आपका एम मास, ओके, यहां क्या है, ये रस्सी है,
इधर से आपने फोर्स इधर की तरफ लगाया, एफ फोर्स। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो रस्सी है ये बॉडी से कांटेक्ट में है, अटैच्ड है, तो यहां पे कौन सा फोर्स लगेगा, दैट फोर्स वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। ये जो रस्सी है, जैसे ही आप कोई रस्सी को इस तरह खींचते हो तो क्या होता है, रस्सी को जब आप खींचोगे, सपोज हमारे हाथ में ये रस्सी है, मान लेते हैं ये रस्सी है, इसको जब हम यहां से खींचेंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पे टाइट होने वाला है, ये तनाएगा, जैसे टाइट होगा तो ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इस फोर्स को, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो मेरे, जैसे मैं इसको खींच रहा हूँ तो मेरे हाथ को भी लग रहा है कि ऊपर खींचा जा रहा है, ये कौन खींच रहा है, इस रस्सी के अंदर कौन सा फोर्स आ रहा है, इस फोर्स को हम बोलते हैं, यहाँ पे जो डेवलप होता है इसको बोलते हैं हम टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। अब ये ध्यान रखना है कि टेंशन फोर्स किस तरह से डेवलप होता है, जैसे आपने इसको इधर खींचा, इधर पे जो यहाँ पे जो आपके माइक्रो पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींचने का ट्राई कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है, यहाँ पे ये चाह रहा है कि बिल्कुल हम दूर नहीं जाने वाले हैं, चाहे आप कितना भी खींच लो हम यहाँ पे दूर नहीं जाने वाले हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जबकि इसका अपना क्षमता जो वो टूट जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये तो डिटैच हो जाएगा, लेकिन जब तक हो सके ये बचा के रखेगा। बचा के रखने का क्या मतलब है, बचा के रखने का सिंपल मतलब है कि भाई ये जो ब्लॉक है आपके सामने उसको अपनी तरफ खींच के रखो, यही कर सकता है, और क्या कर सकता है, ये इसके साथ डिटैच नहीं होना चाहता है, इसका मतलब यहाँ पे जो है आप इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींच के रखना चाहते हो, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स कैसा लगेगा, इधर की तरफ, ताकि वो ब्लॉक जो है वो डिटैच ना हो पाए। तो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसा है। ओके, टेंशन फोर्स का डायरेक्शन आपको समझ आया होगा। अच्छा, यहां से भी ये रस्सी जो है, यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं इसके, यहां से भी ये चाहता है डिटैच ना हो, बिल्कुल इसको यहाँ से डिटैच नहीं होना है, लेकिन अगर हम बहुत तेज से खींच लेंगे तो हो सकता है यहाँ पे कमजोर होगा, यहाँ टूट जाएगा, यहाँ कमजोर होगा तो यहाँ टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये डिटैच होना नहीं चाहता है, तो ये किस तरीके से बच सकता है बताओ। ये जो चीज है ना, इस पूरे चीज को चाहेगा अपनी तरफ खींच के रखे, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से डिटैच नहीं होना चाहता है, तो ये क्या चाहेगा, अपनी तरफ इसको खींच के रखे ताकि यहाँ से डिटैच ना हो। तो क्या करने वाला है, ये अपनी तरफ रस्सी यहाँ से इसको खींचेगा। रस्सी हमेशा अपनी तरफ सिर्फ खींचता है, मतलब ये पुलिंग तो लगा सकता है, पुल कर सकता है, लेकिन पुश नहीं कर सकता है। ये रस्सी का एक टेंडेंसी है। कोई भी ये क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग रस्सी। अगर आपका रॉड होता तो वो पुल और पुश दोनों कर सकता है। रॉड जो है वो आपका स्ट्रांग होता है, वो आपको खींच भी सकता है और पुश भी कर सकता है, आयरन रॉड, ठीक है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्ट्रिंग है ये आपका बस पुल कर सकता है, तो ये खींच रहा है, ये इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है। डायरेक्शन बहुत मायने देता है, इसलिए मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूँ। ये टेंशन का डायरेक्शन यहाँ पे अवे फ्रॉम, ऐसे यदि याद ना हो तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट से अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट हमेशा टेंशन लगता है, ये याद रखो। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके दूर, दूर किधर होगा, इधर, इधर तो पास होगा, इधर दूर होगा, तो इसीलिए डायरेक्शन इधर है। इस ऑब्जेक्ट से दूर किधर होगा, इधर दूर होगा, तो इसीलिए यहाँ पे टेंशन इधर लगेगा। दोनों तरीके में से आप किसी भी तरीके से याद रख लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या दिख रहा है, अटैचमेंट वाला फोर्स है। इस पे और भी एग्जाम्पल में दिखाता हूँ अटैचमेंट वाला फोर्स किस तरह से लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, दो बॉडी है हमारे पास इस तरीके से, ओके, और यहां पे सपोज करो ये पुली है और यहां पे एक बॉडी यहां भी है। देखो ये इस तरह से है, ये थोड़ा सा जमीन इसका ऊपर करो, एक्चुअली ये जो मास है ये कहीं तो रखा रहेगा, वरना हवा में कहाँ रहेगा, ठीक है। यस, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, रुको। ये इस तरीके से आएगा और ऐसा आएगा, और यहाँ पे पुली बना दो और इस तरीके से लटका हुआ है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, M1 है, ये रहा M2 है, और ये रहा M3 है। ये बाल्टी बन गया, पानी भर दो इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा पुली है, ये है हमारे पास पुली। ये पुली क्या काम करता है, आपने देखा होगा पहले जमाने में क्या होता था, कुआं होता था, कुआं में एक पुली होता था, मतलब कुआं में नहीं, कुआं के ऊपर लगाया जाता था पुली, और उस पे से रस्सी नीचे लटकी हुई होती थी, हम रस्सी खींचते थे, उस पुली के सारी चीजें ऊपर उठती थी। उसी तरह से यहाँ पे दिख रहा है आपको। सपोज करो यहाँ पे वेल है, कुआं है, यहाँ पानी है नीचे, ये बाल्टी नीचे गई और ऊपर पानी भर के लाई है, आपने इधर से फोर्स लगाया F, तो क्या होने वाला है, ये जो बॉडी है इसके साथ कांटेक्ट में है, तो ये रहा कांटेक्ट,
ये वाला रस्सी वाला जो फोर्स है ये अटैचमेंट फोर्स है। अब बताओ M1 से दूर लगने वाला है तो टेंशन किधर लगेगा, इधर लगेगा। अब टेंशन जो क्या होता है पूरी रस्सी में एक समान होती है, यहां से लेकर यहां तक एक रस्सी है, यहां से लेकर यहां तक एक रस्सी है, तो इस रस्सी में एक टेंशन होगी, इस रस्सी में अलग टेंशन होगी, ठीक है। इस रस्सी में जो टेंशन होने वाली है सपोज इसको हम बोलते हैं T1, वो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अवे किधर लगेगा, इधर लगेगा T1। अच्छा M2 यहां पे अगर इसको हमने खींचा है तो सारे के सारे में टेंशन तो आया होगा, ये बात क्लियर है। तो यहां पे कैसा लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, मान लो इसको बोलते हैं T2, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट पे यहां पे कैसे लगेगा, इसके अवे, अवे देखो इसके अवे, अवे किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो यहां पे भी लगेगा T2। क्या यहां तक क्लियर है? ओके। अब यही रस्सी इस तरह घूम के आई है ना, इसलिए हमने T2 यहां भी है, T2 यहां भी है, लेकिन यहां पे क्या हुआ था, ये रस्सी यहां से यहां तक आई, यहां पे नॉट बना हुआ है जिसमें कि यहाँ पे फंसा हुआ है रस्सी, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के बाद वापस से रस्सी आई। ऐसा नहीं कि यही रस्सी इधर से अंदर से चली गई, अंदर होती तो सेम टेंशन होता, लेकिन अंदर से नहीं गई है, ठीक है। अब इसके बाद इसके ऊपर से लेकिन यही सेम रस्सी यहाँ तक आ गई, तो ये T2 है तो ये भी T2 है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ पे कैसे टेंशन लगेगा, ये देखो ये पुली है, इस पुली से भी अवे, अवे किधर लगेगा, इधर, इस पुली से अवे किधर लगेगा, इधर। मतलब इस पुली पे देखो यहाँ पे T2 लग रहा है, यहाँ पे भी T2 लग रहा है, ये बकेट पे जो है ऊपर की तरफ T2 लग रहा है, यहाँ पे T2 इधर, T1 इधर, T1 इधर, इधर फोर्स हमने F लगाया। तो ये जो अटैचमेंट वाले फोर्स है ना, यही तीसरा टाइप का फोर्स है आपका, अटैचमेंट विद समथिंग एल्स। ओके, तो हम अभी देखेंगे सारे के सारे जो है FBD करने वाले हैं, इसमें हम सब पता कर लेंगे कि किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते क्यों हैं, सारे NLM के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट 50 से 60% सॉल्व हो जाता है। अगर आप सही से फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, आपका 50 से 60% क्वेश्चन आप समझ जाओ कि आपका सॉल्व हो चुका है। अगर आप उसके बाद भी नहीं बना पाते हैं, इसका मतलब और कहीं ना कहीं लॉजिक आपको प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास वो क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। ये हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, इसको मिटा देता हूं फटाफट, देखो इसको लिखो जल्दी, इधर मिटा देता हूं। जल्दी जल्दी लिखो, खत्म करो। जो आज का लेक्चर है ये इतना बेसिक है, इतना बेसिक है कि इसके बगैर कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है, ये इतना बेसिक है। मतलब आपको हमेशा से बोला जाता है ना कि बेसिक्स आपके मजबूत होने चाहिए, तो बहुत सही बात है। अगर आपके बेसिक में थोड़ी भी परेशानी है तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। और आज का लेक्चर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। ओके, तो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। इधर पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद उधर मिटाएंगे। FBD क्या बोलते हैं इसको, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या मतलब है, क्या होता है ये फ्री बॉडी डायग्राम, क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, वैसे तो ऑब्जेक्ट कोई भी अकेला नहीं रह सकता है। मतलब आप कहो कि यहाँ पे हवा में ये जो है, सपोज करो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हवा में ये अकेला रहेगा, ये हवा में उड़ रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा किसी चीज के कांटेक्ट में रहेगा। जैसे अभी मेरे हाथ के कांटेक्ट में, छोड़ दूंगा तो टेबल के कांटेक्ट में चला आया। जब हवा में था तो ये चाह रहा था कि ये नीचे आके किसी चीज के कांटेक्ट में चले आए। तो मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो आपका दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ही रहेगा, ठीक है। कांटेक्ट में तो रहेगा लेकिन फोर्स भी लगाएगा एक दूसरे के कांटेक्ट में आके। ओके, अब जैसे मून और अर्थ है, वो एक दूसरे के आसपास भी नहीं है, लेकिन एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। लेकिन हमें क्या करना होता है, एक एक बॉडी का अलग अलग जो अपने उसके ऊपर फोर्स लग रहा होता है, उस फोर्स को डिसाइड करना होता है। और उसी फोर्स को डिसाइड करना हम क्या बताते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी मतलब उसके अलावा जो भी है उसको दूर भगा दो। जो ऑब्जेक्ट है, मैं एग्जांपल दिखाता हूं, देखो सपोज करो आपके पास एक ऑब्जेक्ट ये है और ये अर्थ पे रखा हुआ है, ये अर्थ पे रखा हुआ है, ये रहा अर्थ। अब ये अर्थ फ्लैट क्यों दिख रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा है ना अर्थ, इतना बड़ा है कि यहाँ पे फ्लैट दिख रहा है। ये मास आपका m है,
ये मास अर्थ पे रखा हुआ है। अब आपको क्या बताना है यहाँ पे कि ये अकेला जो मास होता इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होते, अगर आप उन चीजों को निकाल लो तो उसी को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मास m। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ से अर्थ को गायब कर देना है। तो अभी इन दोनों कांटेक्ट में है, अर्थ को गायब कर देंगे तो इसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस को दिखाना ही हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, इसका अगर सपोज इसका बोला गया कि FBD बनाओ, FBD ऑफ द गिवन मास, आपको निकालना है ये मास का, इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करो। तो क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले तो जो भी उसके आसपास है उसको गायब कर दो। उससे पहले लेकिन देख लो कि क्या क्या यहाँ पे फोर्सेस लग सकते हैं। ओके, जैसे ये मास m जो है ये अर्थ पे क्या करेगा, नीचे की तरफ mg फोर्स लगाएगा, mg फोर्स इस तरह लगाएगा। बदले में ये क्या करने वाला अर्थ, इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा। क्योंकि आप सोचो कोई भी चीज जैसे एक दूसरे को, ये मैंने तो नीचे वाले भी इसको क्या करते हैं, ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं। तो जो नीचे हमने प्रेस किया है वो किससे, mg फोर्स से। तो सिमिलरली अर्थ भी उसको क्या करेगा, एक ऊपर की तरफ अपवर्ड पुश देगा, और वो उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स। ओके, नॉर्मल रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स। जो mg है ये क्या है आपका, इस मास m पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, उसको हम बोलते हैं mg। एक्चुअल इसका अगर मैं सिनेरियो दिखाऊं तो ये क्या होता है, देखो ये अर्थ इस तरह से गोल है, इस तरह से शेप बन गया, देखो मतलब अगर मैं इस तरह से ऐसे कर दूं तो शेप ही है ये। ओके, छोटा वाला ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ मान लो, चिपटा हुआ है, मान लो अर्थ वैसे सच में चिपटा हुआ भी है, पूरा गोल थोड़ी है। ये मान लो ये आपका सेंटर है। तो क्या होता है, ये दो बॉडी, जब ग्रेविटेशनल पुल की मैं बात करूंगा तो क्या होता है, एक बॉडी यहाँ है, दूसरा बॉडी यहाँ है। ये मास m1 जो है m2 को इसके सेंटर पे इस तरह फोर्स लगाता है, m2 जो है बदले में m1 पे इसके सेंटर पे ही इधर की तरफ फोर्स लगाता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ, दो बॉडी है हमारे पास, एक बॉडी m, दूसरी बॉडी आपकी अर्थ, ठीक है। इसके सेंटर पे एक फोर्स लगेगा, इसके भी सेंटर पे एक फोर्स लगेगा, जिस तरह यहाँ पे लग रहा है यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसा नहीं देखना है कि ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, ऐसा नहीं है। ये मैं थर्ड लॉ जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं डिस्कस करूंगा वापस से। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सेंटर पे, ये देख लो, ये अर्थ के सेंटर पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है आपका स्मॉल m मास। साथ ही साथ ये जो आपका पूरा अर्थ है ये किधर फोर्स लगा रहा है, इसके सेंटर पे जो कि mg लग रहा है, जो मैं यहाँ दिखा दिया हूं ना, ये बेसिकली यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इसके सेंटर पे फोर्स लग रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, mg बोल रहे हैं। ओके, अब क्योंकि mg जो लग रहा है वो साथ साथ जब ये नीचे गिरना चाह रहा था, क्योंकि अर्थ के कांटेक्ट में आया तो वो उसको mg फोर्स से ही दबाया। अब जो ये mg फोर्स से दबाया उसके रिपल्सन में क्या कर रहा है, ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। क्या बात क्लियर है? ये सारी बात क्लियर होगी तो आप थर्ड लॉ वाले क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे, वरना थ्योरेटिकल क्वेश्चन 4 नंबर का आता है और वहां पे आप गलती करते हो। आप बोलते हो कि ये जो mg है ना, इसी का रिएक्शन n है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा क्या वहां पे गलतियां होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली mg जो इसके सेंटर पे लगा, जो नीचे आया, इसके सेंटर पे ये छोटा वाला मास इसको ऊपर खींचा, साथ साथ mg जो नीचे आ रहा था वो इसको जैसे दबाया नीचे की तरफ, उसी के रिटर्न में ये नॉर्मल ऊपर की तरफ अर्थ ने लगाया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये इतना सारा कुछ नहीं, ये सब हम देखने वाले हैं आगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि किस तरीके से FBD हम बनाते हैं। ये रहा मास m जो कि अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, ये रहा। तो अब देखने वाले हैं कि इस मास m पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, इसी को बोलते हैं FBD बनाना। ये रहा मास m, इस पे एक तो फोर्स लगेगा जो नीचे की तरफ mg लग रहा है, और साथ साथ इसके ऊपर अपने ऊपर mg फोर्स नीचे लगा, साथ साथ ये जो अर्थ है आपका, ये इसको एक अपवर्ड पुश दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। तो दो फोर्स हमारे पास यहाँ लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, mg नीचे, नॉर्मल इसके ऊपर। अब ये दोनों इधर इधर दिखाया, इसका ये मतलब नहीं कि ये यहाँ लग रहा है ये यहाँ लग रहा है, नहीं, mg जहाँ लग रहा है इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, ऊपर नहीं मतलब उसी सेंटर पे mg नीचे, सेंटर पे नॉर्मल ऊपर, इस तरीके से लग रहा है। इसको आपको भूल जाना है, ये है नहीं कोई काम का, इसको भूल जाना है। ओके,
वैसे कहीं पे भी अगर बनाया हुआ रहे तो ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं नॉर्मल इधर लग गया उधर लग गया, वो बस कन्वीनियंट के लिए बना देते हैं। अब एक एक जगह पे जाके थोड़ी बनाते रहेंगे, अब यहाँ पे और भी ढेर सारे फोर्स हो सकते हैं, तो सबको ऊपर एक एक लाइन से बनाते जाते हैं। ओके, इधर बना दिए, इधर बना दिए, इधर बना दिए, हर जगह बनाते जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सबके सब जो है सेंटर पे ही दिखाना है, उसका मतलब है हमें समझना है कि वो सेंटर पे ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबसे सिंपलेस्ट एफबीडी, सिंपलेस्ट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, इधर मैं मिटा देता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम का सिंपल मतलब है कि उस अकेला बॉडी पे कितना फोर्स, कहां से कौन कौन से फोर्स लग रहा है, वो सारे फोर्सेस को दिखाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। अभी बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा मैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। अरे भाई चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक ऑब्जेक्ट सपोज करो ये है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट इसके नीचे है m2 और इसके नीचे है आपका अर्थ। आपको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस कंप्लीट मास। एक एक मतलब m1 का अलग बनेगा, m2 का अलग बनेगा, तो आपको दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे बनाना है। ड्रॉ एफबीडी करो, ट्राई करो इसको, मैं इधर मिटाता हूं। पॉज करके ट्राई करो फटाफट। चलो देखते हैं इसमें क्या होगा। सबसे पहले हम m1 को यहां पे रखेंगे और देखेंगे इस m1 पे क्या फोर्स लग रहा है। m1 को क्या होगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ये रहा m1, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा जो क्या होगा m1g। mg फोर्स लगता है आपको पता होगा, तो ये क्या होगा m1g। और ऊपर की तरफ m2 जो है ये सरफेस है आपका, ये दिख रहा होगा, ये सरफेस है, ये सरफेस इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ज्यादा ही मक्खी आ गया है, एक ही मक्खी ज्यादा परेशान कर रहा है। ओके, तो ये रहा m1g और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। तो ये हो गया आपके m1 पे लगने वाले सारे फोर्स जो हमने पहले देखे थे। सपोज करो यहां से नीचे आपका अर्थ था, तो अर्थ में आप क्या देख सकते हो, एक m1g नीचे और दूसरा नॉर्मल ऊपर। सिंपल वर्जन हो गया। अब m2 पे किस तरह से लगेगा वो देखो, m2 है ये रहा m2। m2 क्या करेगा, अर्थ पे नीचे की तरफ लगाएगा एक फोर्स जिसको हम बोलेंगे m2g। अच्छा, अर्थ जो है इस पे जो फोर्स लगाएगा, अच्छा अब यहाँ पे आपने नॉर्मल जो लिखा है ना, यहाँ पे भी एक नॉर्मल लगेगा, इसीलिए इसको हम नॉर्मल 1 बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल 2 बोल रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ क्या होने वाला है, m1g जो है ये नीचे जो लग रहा था, किस पे लग रहा था, m2 पे ही लग रहा था, तो ये जो m1g आप नीचे लगाए हो ये बेसिकली इस पे भी लगेगा। मैं इसको ध्यान से एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो आपके पास m1 है ये आप समझ लो एक बार, जैसे अभी अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया, मान लो इसके नीचे सब अर्थ ही है, तो m1g वहां पे नीचे लग रहा था और साथ में एक नॉर्मल लग रहा था ऊपर की तरफ, तो वो हमने दिखाया यहाँ पे, m1g नीचे लगा और नॉर्मल कहाँ लगा, ऊपर की तरफ। ओके, तो हमने ये दिखा दिया ये वाला। और इसके बाद जब m2 की बारी आई तो m2 पे एक m1g तो नीचे लग ही रहा है, वो रहा ये m2g अपने सेंटर पे, इसके ऊपर जो नीचे लग रहा है वो m2g। और इसके बाद क्या है, नीचे से जो फोर्स लग रहा है उसको नॉर्मल बोल रहे हैं, तो इसको हम n2 बोल दिए। क्यों, यहाँ पे एक n1 है, डिफरेंट नॉर्मल है यहाँ पे, तो इसलिए हमने इसको n1 नेमिंग कर दिया, इसको n2 नेमिंग कर दिया। तो ये m1 पे ये फोर्सेस लग रहे हैं और m2 पे ये फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द एफबीडी ऑफ m1 एंड दिस इज द एफबीडी ऑफ m2। चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। समझ आ गया यहां तक, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। अब लेकिन हम थोड़ा सा इसके अच्छे क्वेश्चन पे जाएंगे, अच्छे एफबीडी लेंगे। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन है, मान लो इस तरह से,
इस बार सपोर्ट हमने इंक्लाइंड दिया है, सपोर्ट हमने इंक्लाइंड दिया है। अब इसमें मान लेते हैं यहाँ पे एक गोला है जो इस तरह से रखा हुआ है, टच है यहाँ पे, ओके, इस तरह से टच है। क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे सेंटर है, इसका मास मान लेते हैं m है। अब हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जहां जहां आपके पास सरफेस होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा आपका नॉर्मल लगने वाला है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा, ये भी आपका सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर आपका नॉर्मल लगेगा। और एक फोर्स और क्या लगने वाला है जो इसके अपने सेंटर पे लगता है, जो mg लगता है नीचे की तरफ, वो लगेगा। तो आपके पास देखो ये क्या लगेगा यहाँ पे, अगर मैं इसका FBD बनाऊं तो ये रहा गोला, नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, उसके बाद यहाँ क्या लगेगा नॉर्मल, और इधर भी क्या लगेगा नॉर्मल। इस सरफेस से इस पे हम FBD किसकी बना रहे हैं, इस गोले मास की, ओके। तो यहाँ पे एक इधर से इधर की तरफ लगेगा नॉर्मल, इसको 1 बोल दो। सेकेंड ये वाला लगेगा जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल 2, ओके। और ये नॉर्मल 1, नॉर्मल 2 एंड दिस mg। एक्चुअल में ये चीज को आप आगे भी बढ़ा सकते हो, ये सेंटर है, सारे के सारे सेंटर पे लगते हैं, आपको पता है पहली बार मैंने बनाया था m1g ऐसे, और यहाँ से n2 जो है n को ऊपर मैंने दिखाया था। सिमिलरली इस n को आप आगे बढ़ा के इधर डायरेक्शन में दिखा सकते हो, ये जो है आपका n1 इधर लग रहा है, n2 को भी आगे बढ़ा के दिखा सकते हो, इस पॉइंट पे n2 आपका इधर लग रहा है। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं इसको फाइनली बनाने का, तो क्या हो रहा है, ये रहा गोला, ये रहा सेंटर, नीचे लग रहा है आपका mg, और इधर लग रहा है आपका n1 ये रहा, और इधर लग रहा है आपका n2। दिस इज द कंप्लीट FBD ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर है यहाँ तक, ये सिंपल है। अब ये देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर आप पहली बार करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। ये हमने किया m1 m2 के लिए, इंक्लाइंड प्लेन के लिए। अभी कुछ पुली वाले प्रॉब्लम करेंगे और उसके बाद आपको ढेर सारे प्रॉब्लम देंगे, वो आप किस तरह से लगाओगे। इसका जो बेसिक रूल है वो क्या है, मास है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, अर्थ के तरफ जो आएगा वो mg आएगा, जो भी मास दिया हुआ है, m1 है तो m1g, m2 है तो m2g, कुछ भी जो भी मास दिया है उसको आप निकाल दो। और उसके बाद क्या करना है, जो सरफेस दिया है उसके परपेंडिकुलर आपको नॉर्मल लगाना है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी आएंगे वो अटैचमेंट वाले फोर्स आएंगे, वो क्या होने वाला है, जैसे टेंशन फोर्स, वो सारे भी देखेंगे। कहीं पे टेंशन फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, जो सारे फोर्स लगा सकते हैं उन सारे फोर्स को लगाना ही FBD कहलाता है, ओके। तो एक ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जिसमें सारे के सारे फोर्स लगाना पड़ जाए, तो वो भी देखते हैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल जिसमें कि पुली आए। इसमें अभी पुली नहीं आया है, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें पुली आए। सपोज करो इस तरीके से एक सपोर्ट है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट मास m है, और इधर से एक और रस्सी लटकी हुई है यहाँ, और यहाँ भी सपोर्ट है। ये सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट यहाँ है, एक मास यहाँ पे m है, ये यहाँ पे लटक रही है और आराम से चुपचाप बैठी हुई है। मतलब कोई यहाँ पे इसमें ना एक्सेलेरेशन हो रहा है, ना वेलोसिटी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, रेस्ट पे है चुपचाप, ठीक है। तो ये जो रस्सी है और जो ये रस्सी है, इन दोनों रस्सी के कारण इस पे क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। इसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। रस्सी क्या लगाती है, टेंशन फोर्स। तो ये रस्सी क्या करेगा, आपका इधर की तरफ खींचेगा अपनी तरफ, ये भी रस्सी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और जो मास m है वो नीचे की तरफ mg लगाएगा। ये तीन चीज है। अभी यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट वाली बात नहीं है, ये अटैचमेंट वाली बात है। ये कौन सी है, अटैचमेंट, जो कि तीसरी टाइप हमने पढ़ा था, अटैचमेंट, ओके। और एक mg जो लगता है ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स, वो तो लगेगा ही लगेगा। किसी के कांटेक्ट में होता, जैसे इसके कांटेक्ट में होता, तो यहाँ पे हम नॉर्मल फोर्स भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है तो नॉर्मल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या क्या लगने वाला है, देखो FBD बनाओ, इसका FBD ऑफ मास m बनाओ। ये मैं मिटाता हूं, तब तक फटाफट बनाओ ये।
ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, इस मास के ऊपर हम FBD बना रहे हैं, ये रहा मास M। इसमें क्या क्या फोर्स लगेगा, एक तो फोर्स इसका नीचे mg, इसको तो कोई नहीं रोक सकता, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम बोलते हैं फील्ड फोर्स। सेकंड क्या होता था, कांटेक्ट फोर्स, लेकिन यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है, अटैचमेंट है। अटैचमेंट वाला फोर्स क्या लगेगा, देखो ये रस्सी क्या करती है, अपनी तरफ खींचना चाहती है, तो इधर लगेगा फोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये भी याद रख सकते हो। तो इधर जो लगेगा इसको बोलेंगे हम टेंशन फोर्स, T1 बोल दो, क्योंकि दो रस्सी है तो दो दो टेंशन लगाना पड़ेगा, तो ये T1 हो गया। और इधर जो लग रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, T2। तो हमने तीनों फोर्स लगा दिया, एक इधर एक इधर एक इधर, सारे के सारे हमने सेंटर पे बेसिकली दिखाया। तो ये तीनों फोर्स मिलके इसको क्या बनाना है, FBD ऑफ दिस मास, FBD फ्री बॉडी डायग्राम। जितने भी फोर्स लग सकते हैं, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है यहाँ पे, जो जो फोर्स लग सकते हैं सब दिखाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। अगर ये फोर्स दिखाना नहीं आएगा तो NLM के क्वेश्चन बनना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो यही होता है आपका, कि जब तक आप फ्री बॉडी डायग्राम नहीं सीखते हो तब तक और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आसान सा क्वेश्चन देता हूं, ये देखो पुली वाला क्वेश्चन देता हूं, ये लो, ये रहा पुली, और इधर एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये मास M1, ये मास M2। ये सेम रस्सी जो है यहां से गई और यहां से गई और इधर की तरफ आ गई, ये ध्यान देना है, सेम रस्सी ऊपर से गई और इधर आ गई, और इसमें कोई रस्सी का चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो टेंशन यहां होगा वही टेंशन घूम के यहां पे भी होगा, लेकिन ये रस्सी डिफरेंट है इसलिए इसमें टेंशन डिफरेंट होने वाला है। मान लेते हैं यहाँ पे अगर T1 होगा तो यही T1 इधर भी होगा, यहाँ T1 हुआ तो इधर इसको हम क्या बोलेंगे, T2 बोल देंगे। और बाकी बनाओ यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इस M1 का और M2 का, और फिर पुली का भी बना सकते हैं, तीनों का हम FBD बना सकते हैं। फटाफट बनाओ, इधर मैं मिटाता हूं। अब मैं कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं, तैयार हो जाओ फटाफट करने के लिए, फास्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। देखो इसमें क्या क्या हो रहा है, ये रहा M1, M1 पे फोर्स लगेगा M1G नीचे की तरफ, ये रहा। उसके बाद ये इससे कांटेक्ट में नहीं है, अटैचमेंट वाला फोर्स है, ठीक है, कांटेक्ट में है लेकिन उसको हम एक तीसरा नाम दिए जिसको बोल रहे हैं अटैचमेंट। तो ये क्या है, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, कौन सा, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, टेंशन, इसको हम T1 बोल दिए, क्यों, क्योंकि इसको T1 बोले, इधर हम T2 बोलने वाले हैं। ओके, ये T1 हो गया, एक M1 नीचे की तरफ mg लग गया, इसके अलावा कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो ये हो गया आपका FBD ऑफ M1। सेकेंडली आपका FBD ऑफ M2 बना देते हैं। M2 के लिए क्या होने वाला है, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे M2G, और उसके बाद ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, यहां पे जो टेंशन लग रहा है ये टेंशन, सेम टेंशन ही यहां तक कैरी होने वाला है, तो ये भी क्या हो जाएगा T1। अब इसके ऊपर और कोई तो फोर्स है नहीं, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, दिस इज द FBD ऑफ व्हाट, M2। लास्टली ये जो पुली है इसके ऊपर हमें निकालना है, पुली के ऊपर। चलो ये दोनों समझ आ गया, पुली के ऊपर ट्राई करोगे, पुली के ऊपर क्या लगने वाला है, क्या क्या फोर्स होगा। एक फोर्स ऊपर लग रहा है, दो फोर्स इधर नीचे लग रहा है, बनाओ यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स ऊपर, ओके, दूसरा फोर्स एक नीचे यहाँ पे, तीसरा फोर्स भी नीचे, क्यों, क्योंकि इस पुली से अवे लगेगा टेंशन का फोर्स। तो ये जो T1 है यहाँ पे, ये टेंशन का फोर्स यहाँ पे भी T1 ही लगेगा, लेकिन पुली से अवे, तो इसीलिए नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ पे भी पुली से अवे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, T1 यहाँ लगेगा, और ऊपर जो लग रहा है ये क्या लगेगा, T2 फोर्स लगेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये हो गया, तीनों चीज का हमने FBD बना दिया, ये पुली का हो गया आपका, ये M1 मास का और ये M2 मास का। अब तैयार हो जाओ फटाफट क्वेश्चन करने के लिए, मैं ज्यादा क्वेश्चन देने वाला हूं FBD के ऊपर, और फटाफट से उसको हम सॉल्व करेंगे। ऑलमोस्ट सारे तरह के हमने कर लिए, अब जितने क्वेश्चन दूंगा इसको जल्दी जल्दी करना है। रेडी, चलो चलो फटाफट करते जाओ। ये रहा M मास, और इसी में मैं अगर दो अलग अलग लटका दूं तो क्या होगा, ये बनाओ, ये रहा M1 और इसी में एक और रस्सी है M2। फटाफट करते जाओ, इधर मैं मिटाता हूं, इधर भी क्वेश्चन देंगे अभी। ये प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसलिए बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। FBD द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर NLM।
हो गया ये दोनों। एक और बचा है वैसे स्प्रिंग फोर्स वाला, वो मैं अभी दूंगा। सपोज करो रस्सी इस तरह से लगी है तो कैसे होगा, इस तरह से रस्सी लगी है, ये स्ट्रिंग है, ध्यान रखना है, ये क्या है, स्ट्रिंग, रस्सी है, ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रिंग। जो भी अभी मैं दे रहा हूं सबके सब स्ट्रिंग है, याद रखना है, हर जगह लिखूंगा नहीं। ये मास m है, फटाफट फ्री बॉडी डायग्राम बनाते जाओ, मैं सारे के सारे एक साथ बताऊंगा। ये सपोज करो एक क्वेश्चन इस तरह से है, ये है आपका रॉड, मतलब m मास का रॉड, इस पे बनाओ क्या होगा फोर्सेस। उसके बाद ये वाला वैसे बता तो दिया है, फिर भी ट्राई करो। ये m1 है, ये सपोर्ट है आपका, ये m2 है और ये आपका पुली है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी करना है, बाद में कंफ्यूजन होने से अच्छा है कि अभी खत्म करो। इसमें क्या है, ये बाहर है, देखो ध्यान से, इसमें दोनों में अंतर है, ये वाला और ये वाले क्वेश्चन में अंतर है, मैं बताऊंगा अभी क्या अंतर है। ये भी रॉड है वैसे m मास का, ये भी रॉड है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे ये जो है सपोर्ट आपका यहाँ बाहर तक निकला है, यहाँ भी सपोर्ट जो है ये बाहर तक निकला है, लेकिन यहाँ पे ये रॉड ही बाहर निकल गया है। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस है। करो इसको फटाफट। इसके अलावा तो स्प्रिंग ही है, स्प्रिंग थोड़ा सा करना है, उसके मैं क्वेश्चन बताता हूँ फिर करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। इसमें क्या होने वाला है, देखो ये रस्सी है, ऊपर टेंशन लगेगा एक, तो मैं मास पे सिर्फ बता रहा हूँ, ये जो मास है इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा। देखो ये मास है, इस पे ऊपर लगेगा एक टेंशन, नीचे क्या लगेगा, mg, क्लियर, दिस इज द FBD। यहाँ देखो m1 पे क्या लगने वाला है, ऊपर लगने वाला है आपका टेंशन, जिसको हम T1 बोलेंगे, क्योंकि दो टेंशन है यहाँ पे, एक रस्सी दो रस्सी दो टेंशन, इसलिए T1 बोल दिया। नीचे क्या लगेगा, m1g, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। m1 के साथ और कोई फोर्स, ये मास जो है m1 नीचे की तरफ आएगा तो ऊपर टेंशन, और नीचे की तरफ ये अपने आप में क्या लगाने वाला है, m1g। अब नीचे से देखो यहाँ पे क्या होने वाला है वो दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपका गलती हो जाएगा, यहाँ आपका थोड़ा गलत होने का चांसेस होगा, पहले m2 के बारे में बताना पड़ेगा। ये देखो ये जो m2 है ये नीचे की तरफ क्या लगाएगा, m2g, क्लियर, ये रहा m2g। ऊपर क्या लगने वाला है, यहाँ पे ये लगने वाला है टेंशन, ये टेंशन T1 था, तो यहाँ क्या लगेगा, टेंशन T2, कोई दिक्कत, ये रहा टेंशन T2, ये ऊपर की तरफ लग रहा है। अब जो आपको याद होगा कि ये यहाँ पे भी तो टेंशन लगाता है, यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ लगाता है तो यहाँ पे क्या करता है, नीचे की तरफ अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगाता है, तो यहाँ पे भी टेंशन लगेगा T2 नीचे की तरफ, तो m1 पे एक m1g तो लगेगा ही, और साथ साथ एक नीचे की तरफ क्या लगेगा, T2 भी लगेगा। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। ये T2 यहाँ पे ये ऊपर था, इसीलिए यहाँ पे भी एक T2 नीचे लगेगा, m1g तो इसका अपना है ही, और साथ में एक T1 ऊपर की तरफ लग गया, और m2 पे क्या लग रहा है, एक T2 ऊपर और m2g नीचे। तो दिस इज द FBD ऑफ m2 एंड दिस इज द FBD ऑफ व्हाट, m1। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या क्या लगने वाला है, एक तो मास m है, इसके सेंटर पे एक तो mg नीचे लगेगा ही, साथ साथ अब क्या लगेगा, अटैचमेंट वाली कोई फोर्स नहीं है, कॉन्टैक्ट वाली फोर्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, दिस इज द नॉर्मल वन, पहला नॉर्मल। अच्छा यहाँ भी सरफेस पे कांटेक्ट में है अच्छे से, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल टू, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नीचे वाला देखो, यहाँ पे ये सरफेस है, सरफेस पे एक परपेंडिकुलर जिसको बोलो n2, इसके मास m है, तो नीचे की तरफ जो लगेंगे वो mg। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आगे खुद ही बढ़ चुका है, तो इस बार जो सरफेस है वो खुद ये बन गया है। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस पॉइंट पे, इसके परपेंडिकुलर लगेगा, इसके परपेंडिकुलर, दिस इज n1। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर ये गलती कर दिए आपका ये जो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, दोनों के दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, ना ये कर पाओगे ना ही ये कर पाओगे। आप सोचोगे इसमें n1 इधर लग रहा था, इधर लग रहा था, कहाँ लगाए पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। चलो यहाँ आते हैं लास्ट वाले प्रॉब्लम में। इसमें अच्छा ये एक और है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे mg नीचे लगेगा, ये रहा,
साथ में एक टेंशन यहाँ के ऊपर और एक टेंशन इधर, तो इसको आप बोल दो सपोज T1, तो इसको क्या बोलोगे T2। बस इस पे तो 3 ही फोर्स है, ये रहा। इस पे क्या लगने वाला है देखो, एक तो M1G नीचे, अच्छा ये अटैचमेंट वाला फोर्स है, तो इधर क्या लगने वाला है टेंशन T। अब ये रस्सी ही एक ही रस्सी है ना हमारे पास, तो इसमें T ही लिख दो, T1 T2 लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका T। अब इस पे और एक फोर्स क्या लगने वाला है, देखो ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाला है। तो इस वाले पे M1 पे क्या क्या फोर्स लगा, ये तीनों फोर्स लग गया। देखो इस वाले M2 पे क्या लग रहा है, नीचे की तरफ M2G, और ऊपर की तरफ ये रहा टेंशन, बस इसके अलावा और कोई भी फोर्स नहीं है। क्लियर है, सारे के सारे FBD क्लियर है। अगर टाइम बचा होगा तो मैं आगे कराऊंगा, नहीं तो स्प्रिंग वाला करा के बस खत्म करना होगा। फिर हम अगले लेक्चर से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के ऊपर जो क्वेश्चन करेंगे वो हम तब शुरू करेंगे। स्प्रिंग वाला कराते हैं, एक बार टाइम देख लेते हैं कितना बचा हुआ है। If it is possible, we will go for next few minutes. Okay, almost 2-3 मिनट है हमारे पास, तो 2-3 मिनट में मैं स्प्रिंग वाले करा सकता हूं। ओके, देखते हैं विदाउट एनी लेट। देखते हैं ये यहां पे सपोज करो एक स्प्रिंग लगा हुआ है, अभी क्या लगा हुआ था, अभी जो है हमारे पास स्ट्रिंग लगा हुआ था, अब हमारे पास क्या है स्प्रिंग लगा हुआ है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये मास m जो है वो नीचे खींचेगा, तो यहाँ नीचे क्या लगता है mg, और ऊपर जो फोर्स यहाँ पे लग रहा था टेंशन, वो अभी लगेगा स्प्रिंग फोर्स। इसको क्या बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, तो Fs। और ये जो होता है ये क्या होता है Kx। K आपका है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे वहां पे वापस सारी चीज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो x है ये क्या है, ये होता है आपका, जैसे मान लो स्प्रिंग अभी कोई भी एलोंगेशन में नहीं है, मतलब न्यूट्रल है, नेचुरल लेंथ में है। जब नेचुरल लेंथ में है तो वो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं नेचुरल लेंथ, तो ये जो है आपका कोई एलोंगेशन नहीं है। जब इसको मैं छोड़ दूंगा, जैसे ही इसको छोड़ूंगा ये क्या होगा खिंचाएगा, जैसे खिंचाएगा तो ये क्या होने वाला है, देखो ये इस तरह का बनने वाला है, ये इस तरह का बनेगा, इस तरह का खींचा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मास आ जाएगा, ओके। तो ये जो रस्सी का अपना जगह था वहां से इतना जो खिंचा गया है, ये एलोंगेशन, इसी को बोलते हैं x। दिस इज एक्चुअली एलोंगेशन। और k क्या था आपका स्प्रिंग का कांस्टेंट, दैट विल बी गिवन टू यू, ठीक है, वो दिया हुआ रहेगा। तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है बोलो, m पे एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है kx, ठीक है। ध्यान रखना है, दिस इज द FBD ऑफ m मास, ओके। तो 2-4 जो प्रॉब्लम होंगे और बचे हुए वो मैं अगले लेक्चर में करूंगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, तो हमें लेक्चर को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे, ओके। तो DBP करते रहना है और ध्यान से लेक्चर देखते रहना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।